नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों क्या है कि अभी हम लोग जो है संसाधन एवं विकास क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ा हुआ था ना, विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को आज पढ़ना है यहाँ से। तो चलिए आज हम लोग यहाँ तो ये सब कल हम लोगों ने देखा। तो जिन भाइयों ने अभी कल की वीडियो नहीं देखी है वो लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करिए और वीडियो को ओपन करके देखिए। ठीक है, तो आज की जो है हम क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, बिना देर किए आज की क्लासों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन। यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, मतलब कि जो किसी प्रदेश में विद्यमान परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है। मतलब किसी प्रदेश में ये विद्यमान होते हैं तो परंतु इसका जो विद्यमान मतलब समझ में उपस्थित जहाँ पे रहते हो, परंतु इसका उपयोग जो है नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ। मतलब कि जो है पवन नहीं होता, पवन और सौर ऊर्जा, इसका मतलब संसार काफ़ी अपार संभावना है, क्योंकि राजस्थान में हमेशा मतलब धूप ही रहती है, चिलचिलाती धूप रहती है, बरसात वगैरह कम होते हैं, ठंडियाँ भी बहुत कम पड़ती हैं। तो मतलब जो है यहाँ पे संभावना रहती है ज़्यादा सौर ऊर्जा और पवन की, तो इन पर भी इसका जो है सही ढंग से विकास नहीं हो पाया। अब देखते हैं आगे हम लोग विकसित संसाधन। अभी तक विकसित देश के बारे में तो सुना होगा, पर अब हम लोग विकसित संसाधन के बारे में, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और इसका उपयोग और गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा सकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई भी पॉइंट आप लोग छोड़िएगा मत। सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो विकसित संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा, मतलब खोज की जा चुकी है, उपयोग मतलब की जा चुकी है, उसका उपयोग और गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित, मतलब कि कितनी इसकी गुणवत्ता है, क्वालिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, ये सब जो है निर्धारित की जा चुकी है। तो जिसकी गुणवत्ता और क्वालिटी निर्धारित की जा चुकी है वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी की संभाव्यता पर निर्भर करता है। मतलब कि जो संसाधन होते हैं उसका विकास जो है प्रौद्योगिकी की संभाव्यता पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब देखते हैं भंडार, हम लोग भंडार को देखते हैं। ठीक है, तो भंडार में देख लेते हैं हम लोग जो है पर्यावरण में, क्या पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मतलब जो हमारा ये पर्यावरण है इसमें उपस्थित वे पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपर्युक्त प्रौद्योगिकी के प्रभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। मतलब मानव की पूर्ति तो कर सकते हैं, परंतु जो उपर्युक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इसकी पहुंच से बाहर है। भंडार में शामिल हैं उदाहरण के लिए जल, दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। जल जो है दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा इसका ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी का ज्ञान नहीं है। मतलब कि इसका उपयोग किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए, इसका भी आवश्यक तकनीकी का ज्ञान जो है वो नहीं है। ठीक है ना भाइयों। अब चलिए आगे देखते हैं संचित कोष। संचित कोष यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। मतलब संचित कोष जो है संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। जो संसाधन का ही हिस्सा है और जिन्हें उपलब्ध तकनीकी की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग ही आरंभ नहीं हुआ है। मतलब कि संचित कोष जो है उपलब्ध तकनीकी की सहायता से प्रयोग में तो लाया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग अभी करना शुरुआत ही नहीं किया गया है। इसका उपयोग भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है।
नदियों में जल के विद्युत पैमाने पर करने का प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका प्रयोग जो है सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। संचित कोष का जो है सीमित पैमाने पर ही इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रकार के बांधों को जल वन संचित कोष इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग जो है एक क्रियाकलाप है, यहाँ पे दिया हुआ है क्रियाकलाप, इसको देख लेते हैं। किसी संसाधन क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोष संसाधनों की एक सूची तैयार की। आप लोग तैयार करना चाहो तो तैयार कर सकते हैं। संसाधनों के विकास, संसाधनों का विकास, संसाधन जिस प्रकार भविष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो मनुष्य संसाधन जिस प्रकार मानव जीवन को यापन करने के लिए अति आवश्यक हो गया है, प्रेजेंट टाइम में संसाधन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो जिस प्रकार जो है संसाधन मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक हो गए, ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। किसकी देन है? प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है। संसाधन का जो है मानव ने क्या किया है? अंधाधुंध उपयोग किया है, और इस तरह से उपयोग कर रहा है मानव कि पर्यावरण का कोई ख्याल ही नहीं है। अब देखते हैं निम्नलिखित किन मुख्य समस्याएं पैदा हो रही। कुछ व्यक्तियों लालचवश संसाधनों का हास कर रहे हैं। मतलब कि जो कुछ व्यक्ति होते हैं लालचवश जो संसाधनों का हास कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे वो संसाधनों का इतनी बुरी तरह से दोहन कर रहे हैं, उसका प्रयोग इतनी बुरी तरह से कर रहे हैं, जंगलों की कटाई ले लें मतलब, और ट्रक तमाम तरह, मतलब व्यक्ति जो हैं लालच के बस में प्रदूषण, बता दो ना, पर्यावरण की एक कर दे रहे हैं, सब कुछ पर्यावरण की वाट लगा दे रहे हैं। अब देखते हैं संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिन्हें समाज के दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात गरीब और अमीर में बंट गया है। संसाधन जो है अब गरीब और अमीर में बंट गया। अमीरों के पास ज़्यादा संसाधन है, गरीबों के पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण वैश्विक परिस्थितियों में संकट पैदा कर हो गया है, जैसे कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत और अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, मतलब कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है ना देश भर में। तो अगर कोरोना वायरस के समय में अगर हम देखें तो इस तरह से मतलब ये सिचुएशन पैदा हो गई है, ये सिचुएशन पैदा हो गई है। कोई व्यक्ति किसी के पास नहीं आना चाहता, मतलब किसी के पास करीब तक आना नहीं चाहता है। और कोरोना वायरस वैसे तो चीन के वुहान शहर से फैला हुआ है, पर एक तरफ से अगर हम बोले कि कोरोना वायरस के जरिए प्रकृति अपना घाव भर रही, तो ये गलत नहीं होगा। ओजोन परत में घाव भरना मतलब ओजोन परत में देखो कितना छिद्र, मतलब सबसे बड़ा छिद्र जो था ओजोन परत का वो भर गया। कैसे? प्रदूषण कम हो गया, वो ऑटोमेटिक भर गया। कोरोना वायरस के जरिए प्रकृति ने अपना घाव भर लिया ना, सब कुछ ठप, तो प्रदूषण कम तो ओजोन परत का छिद्र भर गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो है मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी भविष्य में खतरे में पड़ सकती है। अगर मतलब जिस तरह से संसाधन का दोहन हो रहा है, इसी तरह से अगर दोहन जारी रहता है संसाधन का, तो हमारी पृथ्वी जो है वो भविष्य में खतरे में पड़ जाएगी, मतलब विनाश के कगार पे पहुंच जाएगी। और कहते नहीं, कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश काल में आदमी का दिमाग काम वाम करना बंद कर देता है, एकदम विपरीत चलने लगेगा, तो वही विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली हाल हो जाएगी, है ना। इसलिए जो है
इसलिए हर तरह के जीवन अस्तित्व बनाए रखने एवं संसाधनों का उपयोग और योजना बनाने अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ सतत पोषी विकास का एक हिस्सा है। मतलब कि हर तरह के जीवन में अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही है अर्थ में सतत पोषी विकास का ही एक हिस्सा है ना। अब देखते हैं सतत पोषी विकास। सतत पोषी विकास अब देखते हैं। सतत पोषी पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण के बिना नुकसान पहुंचाए हो और पर्यावरण विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की अति आवश्यकता की अवहेलना न करे। सतत विकासी पोषी यही होता है। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा। अब रियो डी जेनेरो जो है पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एकत्रित हुए। मतलब कि रियो डी जेनेरो का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, जिसमें 100 से अधिक देशों ने जो है भाग लिया था। ब्राजील शहर में हुआ था। ब्राजील शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और सम्मेलन में आर्थिक विकास के स्तर पर उभरते समस्याओं, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था रियो डी जेनेरो सम्मेलन। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं, जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था, इसमें एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता की एक पत्र पर, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी के सतत पोषी विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, अब देखते हैं एजेंडा 21 है क्या। एजेंडा 21 सहमति जो प्रदान की गई वो एजेंडा 21 है क्या, किस चीज का नाम है, कौन सा नमूना है एजेंडा 21 आखिर। अब देखते हैं हम लोग एजेंडा 21 को। यह एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों की स्वीकृति किया गया था। रियो डी एजेंडा 21 जो था, इसका उद्देश्य जो है भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों में पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है। पृथ्वी स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। संसाधन का नियोजन, अब हम लोग देखेंगे जो है संसाधन का नियोजन। ठीक है, संसाधन एक विवेकपूर्ण उपयोग से किए के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश, यहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए देख लें हम लोग, अगर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों की प्रचुर भंडार है।
अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में, परंतु मूल विकास की कमी। राजस्थान पवन और जो है ऊर्जा, सौर ऊर्जा संसाधनों का बहुताय है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख जो है शीत मरुस्थल देश है, मतलब लद्दाख जो है शीत मरुस्थल है, जहां भागों में अलग अलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहां जल आधारभूत संरचना अथवा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधनों का नियोजन की आवश्यकता है, मतलब कि संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो है कि भारत में संसाधन नियोजन, भारत में जो अगर संसाधन नियोजन की बात करें हम लोग, तो भारत में जो है संसाधन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें निम्नलिखित सोपान है। मतलब का अगर देखिए, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना है। और जो है इस कार्य में सर्वेक्षण मानचित्र बनाना है और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुभव लगाना है, मतलब ये वो है। अब देखिए, स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन का उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना ही प्रयास में किए गए हैं। स्वाधीनता के बाद जो भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से संसाधन नियोजन के उद्देश्य से पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। किसी भी विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संसाधनों में तदनुरूपी परिवर्तनों का अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं। देश के बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इनका विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश में है जो संसाधन की कमी से हुए भी आर्थिक विकसित हैं। क्या आप संसाधन में परंतु आर्थिक पिछड़े और आर्थिक विकसित प्रदेशों का नाम बता सकते हैं? ऐसे परिस्थिति में होने का कारण बताइए। अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए जो है उपनिवेशी देशों के बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशी संसाधनों का शोषण किया है तथा अपना आधिपत्य स्थापित किया है उपनिवेशकारी देशों ने। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन विभिन्न चरणों में भारत में सबका अनुभव किया है, अतः भारत में इसका विकास जो है सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग, ये तो रही बात भारत के संसाधन की। अब हम संसाधनों का संरक्षण के बारे में, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो संसाधनों के संरक्षण के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से कल डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको कल वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।